उसके बाद हमारी आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें सारी चीजें आएंगी। कौन सी क्लास है, सबसे पहले आती है बेसिक, 10th क्लास आती है। 10th क्लास तुमने कौन से साल में पास की है, कौन से एजुकेशन बोर्ड से पास की है। इसके अलावा स्कूल का नाम आएगा, कौन से ईयर में पास किया, किस पोजीशन से पास किया, सारे मार्क्स उसमें इंक्लूड होंगे। क्लियर? क्लियर? यस हाँ भैया, भैया। क्लियर। ठीक है। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन जो है, जैसे तुमने कोई डिप्लोमा कर रखा है, कोई अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर डिप्लोमा है, या कोई भी क्वालिफिकेशन हुई अदर देन तुम्हारी 10th 12th ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे आएगी। इसके बाद उपलब्धियां, यानी कि तुमने क्या क्या अचीवमेंट हासिल करी है, तुमने किसी चीज में मेडल जीता है, कोई तुम्हें ट्रॉफी मिली है, या फिर किसी क्विज कॉम्पिटिशन में तुम लेके गए हो, वो सारी नेक्स्ट आएगा। तो फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, मानो बताइए। अपना नाम, माता पिता का नाम, करंट एड्रेस, जहाँ रहते वहाँ का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल। उसके बाद हमारा क्या था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। उसमें 10th 12th ग्रेजुएशन सारी डिटेल भरी जाएंगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो भी हमारी उपलब्धियां हैं, यानी कि अचीवमेंट है, वो लिखी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था गैर शैक्षणिक गतिविधियां, यानी कि इसके अलावा हमने क्या क्या एक्टिविटीज हमने करी है, हो सकता है हम किसी प्रोजेक्ट में हमने काम करा हो, वो सारी डिटेल इसमें लिखनी है। क्लियर? 4 पॉइंट हमने पढ़े, चारों लिखने हैं। क्लियर? हाँ भैया। क्लियर। ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये बताना होता है कि मैं ये बताता हूँ अपनी तरफ से, क्लैरिफाई करता हूँ कि जो भी सारी डिटेल मैंने दी है वो सबकी सब मेरी अकॉर्डिंग सही है। उसके बाद लास्ट में डेट लिखनी होती है, प्लेस लिखना होता है जहां से तुम इस चीज को शेयर कर रहे हो, उसके बाद अपने साइन करने होते हैं। ठीक है? ठीक है। ओके। अब जैसे फॉर्मेट दे रखा है सैंपल के लिए, कि इसमें बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में एक पोस्ट निकले, प्राथमिक शिक्षक पद, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए पोस्ट निकले, तो उसमें तुम्हें अपना स्ववृत्त लेखन लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे उसका देखते हैं अब हम। सबसे पहले लिखा जाएगा सेवा में शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यानी कि जिसको हम अपना सीवी भेज रहे हैं, उसका नाम लिखा जाएगा। क्लियर? ओके भैया। ठीक है, उसके ठीक बाद है। सब्जेक्ट तुम किस वजह से अपना सीवी भेज रहे हो उनके पास, वो लिखा जाएगा कि मैं प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। उसके बाद महोदय, जिस प्रकार से तुम पत्र लिखते हो उसी तरीके से सीवी को भी स्टार्टिंग में लिखना है, फॉर्मेट लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय के वेबसाइट से मुझे पता चला कि विज्ञापन संख्या इतना के वजह से प्राथमिक शिक्षक पद आपके स्कूल में खाली है, तो इसके वजह से मैं अपना आवेदन पत्र आपके स्कूल में देना चाह रहा हूँ। और इसके बाद लिखना चाहिए कि मेरा स्ववृत्त निम्नलिखित है, यानी कि मेरा बायोडेटा सीवी नीचे दिया गया है। अब उस सीवी में क्या क्या आएगा वो यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले क्या आएगा, सीवी में अपना नाम लिखा जाएगा, जैसे नाम इसमें दे रखा मयंक कुमार। उसके बाद श्री अवधेश कुमार, पिता का नाम, माता का नाम श्रीमती लता देवी, जन्म तिथि 17 जून 1983। उसके बाद वर्तमान पता जैसे दे रखा है, और स्थायी पता अब यहाँ पे उपयुक्त दे रखा है। उपयुक्त का मतलब क्या होगा यहाँ पे स्थायी पता में, क्या? स्थायी पता का कॉलम दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें? हाँ। तो इसमें क्या लिखा है, ये एड्रेस तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है जो यहाँ पे उपयुक्त लिख रखा है, तो नहीं बताओ। पता। पूजा? भैया पता नहीं। इसका मतलब है कि मेरा जो स्थायी पता है वो वर्तमान पते के, मतलब मेरा वर्तमान पता है स्थायी पता दोनों सेम है, तो उसने वहां पे उपयुक्त यूज किया है। क्लियर? अगर दोनों पत्ते तुम्हारे सेम है तो वहां पे दोनों जगह दोनों सेम एड्रेस नहीं डालने हैं, ये लिख के आना है स्थायी पते में। उसके बाद दूरभाष संख्या मैंने बोला, अगर टेलीफोन नंबर है तो उसको लिखना है, वरना उस कॉलम को डालना ही नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर आएगा, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालना है। क्लियर? उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, इसके बाद इसने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, जिसमें सबसे पहले इसने अपनी शैक्षणिक योग्यता यानी कि 10वीं की डिटेल डाल रखी है। नंबर 1 में इसने 10th करी है 1998 में, जो करी इसने केंद्रीय विद्यालय से। बोर्ड इसका सीबीएसई बोर्ड था। उसके बाद 12वीं की डिटेल दे रखी है 2000 में, केंद्रीय विद्यालय से सेम कर रखा है इसने, और ये भी सीबीएसई बोर्ड। और लास्ट में इसने डाला अपना ग्रेजुएशन, यानी कि इसने बीए कर रखा है, वो 2003 में करा है, भारतीय डिग्री कॉलेज। जो भी डिटेल भरनी है, जो तुम्हें वैलिड लगे उस पोस्ट के लिए, वो तुम्हें डालनी है। क्लियर? ठीक है भैया। उसके बाद इसने दे रखी है अन्य संबंधित योग्यता, कि इसके अलावा इसको किस किस चीज की नॉलेज है। इसने बता रखा है कि मुझे कंप्यूटर का ज्ञान है, हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान है, हिंदी भाषा में मुझे टाइपिंग करनी आती है, या फिर पढ़ाने हेतु प्रेजेंटेशन मुझे बनानी आती है। प्रेजेंटेशन यानी कि यही पीपीटी जो है उसको पीपीटी बनानी में आती है। क्योंकि टीचिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि तुम्हें लैंग्वेज के नॉलेज हो, इसके अलावा तुम्हें जो है प्रेजेंटेशन बनानी आती हो, वीडियो एडिटिंग, कैमरा वगैरह का नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें। क्लियर? तो इसने सारी डिटेल दे रखी है।
इसके अलावा इसने बता रहा है कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का भी अनुभव है, एक्सपीरियंस इसने बता रखा है, क्योंकि सीवी में जब भी अगर तुम एक्सपीरियंस डालोगे तो तुम्हारी चांस बढ़ जाते हैं उस जॉब को पाने के। तो इसने वही बता रहा है कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का अनुभव है, 2 साल मैंने टीचिंग कर रखी है, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस है। क्लियर। अन्य संबंधित योग्यताएं में ये सारी डिटेल आएंगी। उसके बाद इसने अपनी उपलब्धियां बता रखी है कि मैंने कविता, लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता यानी कि डिबेट में बहुत सारे पुरस्कार यानी कि प्राइजेस जीत रखे हैं। इसके अलावा मैं अपने विद्यालय स्कूल की बास्केटबॉल टीम का भी कैप्टन रह चुका हूँ। तो ये अपनी इसने अचीवमेंट बता रखी है। इज दिस क्लियर? क्लियर। यस भैया। इसके बाद इसने अपनी गैर शैक्षणिक गतिविधियां यानी कि इसके अलावा इसकी जो हॉबीज होती हैं वो क्या हॉबीज है इसकी, इसने कहा है मुझे पर्यटन का शौक यानी कि ट्रैवलिंग का मुझे शौक है। इसके बाद इसने बता रहा है कि मुझे सामाजिक गतिविधि यानी कि सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट है। ठीक है। और इसने बता रहा है कि मैंने जो है इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों का विवरण जो मेरी क्षमताओं से परिचित यानी किस किस को मेरी एबिलिटी के बारे में पता है, जो फेमस पर्सनैलिटी है जिनके साथ मैंने काम करा हुआ है, वो उसने नाम दे रखे हैं। क्लियर। यानी कि जहां इसने काम करा है, एक्सपीरियंस 2 साल का इसका जो एक्सपीरियंस है वो कौन से स्कूल का है, कहाँ इसने टीचिंग करी है अपनी। लास्ट में इसने बोला है कि मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि जो भी सारी डिटेल दी गई है वो मेरे हिसाब से ट्रू है, और इसका जो है अगर मेरी कोई भी डिटेल गलत पाई जाती है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। डेट डालनी है, स्थान डालना है और लास्ट में हस्ताक्षर करना है। इसमें कोई डाउट? ये स्ववर्त लेखन का पूरा फॉर्मेट है। ओके। क्लियर। यस भैया। दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद हमें जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता बतानी है, फिर हमारी जो है जो भी उपलब्धियां हासिल की हमने वो बतानी है, गैर शैक्षणिक योग्यता बतानी है, इसके बाद जो हम जो भी एक्सपीरियंस कहाँ से क्या एक्सपीरियंस हमने ले रखा है वो बताना है, और लास्ट में हमें उद्घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन देना है अपना। ये तुम्हारे पूरा फॉर्मेट है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसमें। क्लियर। तो इसके यस बाद क्लियर। नेक्स्ट भैया। हमारा आता है ईमेल। अब ईमेल का फॉर्मेट कैसा होता है? ईमेल लिखना तो तुम्हें आता है, इंग्लिश में जो भेजते हो ईमेल वो आता है, मगर हिंदी में ईमेल कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानना है। तो ईमेल में सबसे पहले तुमने अगर देखा होगा तो ईमेल जब भी तुम खोलते हो वहां पे 2 कॉलम आते हैं, फ्रॉम का और एक टू का, यानी कि कौन भेज रहा है और किसको भेजना है, वो 2 कॉलम आते हैं उसमें। तो हिंदी में फ्रॉम और टू को, फ्रॉम जो भेज रहा है, जिसकी तरफ से भेजा जा रहा है उसको हम प्रेषक बोलते हैं, और जिसको भेजा जा रहा है उसको हम प्रेषित बोलते हैं। क्या बोला मैंने? जिस जो भेज रहा है वो प्रेषक होगा और जिसको भेजा जा रहा है वो प्रेषित होगा। तो तुम्हें यहाँ फ्रॉम टू नहीं लिखना है हिंदी में, तुम्हें प्रेषक और प्रेषित लिखना है। क्लियर। ठीक है। ओके। इसके बाद तुमने ओके पढ़ा भैया। होगा इसमें सीसी और बीसीसी लिखा हुआ आता है यहाँ पे। सीसी हमारी होती है कार्बन कॉपी और बीसीसी होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये ईमेल का फॉर्मेट होता है। ठीक है। कंप्यूटर में अगर पढ़ा होगा तो शायद तुम्हें पता भी है कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है। अब इसमें डिटेल में जाएंगे हम क्या होती है सीसी बीसीसी, बस तुम्हें लिख के आना है। उसके बाद तुम किस विषय में अपना जो ईमेल लिख रहे हो, तुम्हारा जैसे पूछा था सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे ईमेल का, तुमने ईमेल में देखा सब्जेक्ट पूछा जाता है उसमें क्या सब्जेक्ट है, तो वहीं यहाँ पे अपना विषय बताना है। उसके बाद जो है अपना अभिवादन यानी कि तुम जैसे डियर कुछ भी लिखने जा रहे हो, जिसको लिख रहे हो उस बारे में तुम्हें डिटेल देनी है। लास्ट में समापन करना है उसका यानी कि एंडिंग करनी है, और वो भी अच्छे तरीके से। लास्ट में अटैचमेंट अगर कोई तुम्हें देना है ऐड करने से, पीडीएफ में कोई डालनी है, इमेज फाइल अटैच करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो वो अटैचमेंट वाले फोल्डर में अटैच होगा। लास्ट में हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर या नाम जो भी लिखना है वो आएगा प्रेषक का नाम। प्रेषक हमने पढ़ा था, जो ईमेल को भेज रहा है वो प्रेषक होगा, प्रेषक का नाम आएगा। ये पूरा ईमेल का फॉर्मेट है। नीचे एक सैंपल के तौर पे ईमेल बता रखा है कि आपके शहर में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट, यानी कि तुम्हारे शहर में मिलावट चल रही है फूड आइटम्स में, तो वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से तुम्हें अपने राज्य के, अपने स्टेट के खाद्य मंत्री यानी कि फूड मिनिस्टर को तुम्हें dfpd@gov.in पर एक ईमेल लिखना है। ठीक है। तो अब लिखेंगे कैसे? फ्रॉम में मैंने वही बोला, फ्रॉम की जगह क्या आएगा, प्रेषक लिखा जाएगा, ये ईमेल को लिख रहा है। तो प्रेषक में से ईमेल आईडी डाल दी pawan@abc.com। क्लियर। उसके बाद टू, टू में हमारी प्रेषित आएगा, भेज किसको रहे हम, उसने कुछ ने बता रखा है dfpd@gov.in, ये हमने लिख दिया। उसके बाद सीसी बीसीसी को ब्लैंक छोड़ देना है, उसमें कुछ ऐसा लिखना नहीं है, लिख के आना अगर फॉर्मेट है क्योंकि। उसके बाद विषय क्या है हमारा, खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या के संदर्भ में खाद्य मंत्री को पत्र। क्लियर। उसके बाद स्टार्ट कैसे यस करेंगे, भैया। महोदय आप भली भांति जानते हैं कि त्योहार का मौसम आ पहुंचा। मतलब तुम्हें जिस तरीके से आप उस खाद्य मंत्री को एक एथिकेट मैनर में बताना है, ये नहीं कुछ भी लिख के आ रहे हो कि किस तरीके से, जैसे हमने पढ़ा है ना फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर, तो ये फॉर्मल ईमेल है हमारा। क्लियर। ये पूरा फॉर्मेट है, कुछ नहीं करना ज्यादा। क्या बोला मैंने, प्रेषक का नाम आएगा ऊपर, प्रेषक की ईमेल पता आएगा, फिर प्रेषित का ईमेल पता आएगा लास्ट में। उसके बाद सीसी बीसीसी कार्बन कॉपी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद विषय सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर महोदय, उसके बाद जो भी फॉर्मेट है लास्ट में एंडिंग अच्छे से करनी है और लास्ट में अपना नाम लिखना है। ये भी क्लियर हुआ ईमेल का फॉर्मेट? भैया ओके। ये भी बॉक्स में आएगा ना? बॉक्स में आएगा, हाँ ये बॉक्स में बनाना है, बिना बॉक्स के नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। अब वाच्य हम पढ़ते हैं। वाच्य क्या होते हैं? वाच्य होते हैं, पता है किसी को वाच्य क्या होता है? मैंने खोल ही दिया, अब बताओ वाच्य क्या होता है।
वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होगी वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय करता है। तो पढ़ के बोल रहा है ना? है? दोबारा से वही लाइन बोली तूने, क्या बोली थी, एक बार और बोल। बोल। ये करता होता है उसमें। मतलब ऑनलाइन क्लास में भी कलाकारी दिखा रहा है? बताओ भैया। तू सुधरने वाला नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें क्या बताया, वाच्य क्या होते हैं, क्रिया के जिस भी रूप से हमें पता लगता है। क्रिया पता है तुम्हें क्या होती है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया पढ़ी है? नहीं पढ़ी? काम। बताइए क्या होती है भाई? कोई काम कर रहा है तो उसे क्रिया बोलते हैं। हाँ, तो वही कि हमें किस जिस भी तरीके से हमें पता लगे कि वो काम हो रहा है, या फिर उस वाक्य में हमारी क्रिया जो है कौन विधान पे है, कर्ता या कर्म। कर्ता कर्म तो पता होगा, कर्ता जो काम कर रहा है, कर्म जिस पे काम हो रहा है। तो हमारे वाक्य में कर्ता प्रधान है, यानी कर्ता जो है मेन सोर्स है हमारा, जो काम कर रहा है, या कर्म है, काम किस पे ज्यादा हो रहा है, जोर किसका ज्यादा पड़ रहा है, वो हम जो भी हमें बताता है उसको हम वाच्य बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर? दोबारा बोल रहा हूँ, क्रिया के जिस भी रूप से हमें पता लगे कि वाक्य में क्रिया कौन सी विधान पे है, कर्ता क्रिया विधान पे है या कर्म क्रिया विधान पे है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरा कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। तीनों प्रकार समझ में आया? अब इसके बारे में डिटेल में बढ़ते हैं, कर्तृ कर्म और भाववाच्य तीनों होते क्या है। तो सबसे पहला है कर्तृवाच्य, कि क्रिया के जिस भी रूप से हमें क्रिया के कर्ता का पता चले, तो इसलिए कर्तृवाच्य बोला है क्योंकि इसमें हमें कर्ता का पता लगेगा, तो वो हमारा कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग और वचन जो है कर्ता के अनुसार ही आते हैं। अब जैसे कि इसमें बोलूं, पहला एग्जाम्पल है बच्चा खेलता है। अब इससे मुझे पता लग रहा है ना कि खेलता कौन है, बच्चा, इसमें बच्चा करता है मेरा, तो इसलिए ये कर्तृवाच्य। अब इसने क्या बोला है कि इसमें लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार आएंगे। अब मैं इसको सेंटेंस को बोल सकता हूँ बच्चा खेलती है। इस सेंटेंस को मैं बोल सकता हूँ कि बच्चा खेलती है। नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकता, या मैं ये बोल सकता हूँ कि बच्चा खेलते हैं। नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा जो है ये कौन सा है, पुल्लिंग है, और ये एक वचन में है, तो इसलिए जो भी मेरी चीजें आएंगी लिंग वचन जो है उसी के अनुसार कर्ता के अनुसार मेरे लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है कि घोड़ा भागता है। अब मैं इसमें ये नहीं बोल सकता घोड़ा भागती है, घोड़ा भागते हैं। नहीं नहीं बोल बोल सकता, सकते। क्योंकि हमारे कर्ता के अनुसार ही जो भी लिंग वचन हमारे लगेंगे वो कर्ता के अनुसार ही लगते हैं इसमें। कर्तृवाच्य समझ में आया, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो और इसमें लिंग वचन कर्ता के अनुसार ही लगते हैं, वो हमारे कर्तृवाच्य कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड हमारा आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य हमारा कर्ता प्रधानता, तो कर्मवाच्य में कौन प्रधान होगा? कर्म प्रधान होगा। कर्म प्रधान होगा, ठीक है ना? अब जैसे कि पहला एग्जांपल देखे, भारत पाकिस्तान युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। अब इसमें कर्म को प्रधानता दी गई कि सैनिक मारे गए हैं लड़ाई करने लड़ने की वजह से। दूसरे एग्जांपल में छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको बड़ा चढ़ा के दिखाया है कि नाटक जो है कर्म हो रहा है, काम हो रहा है, तो उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ठीक है। अगला है पुस्तकें मेरे द्वारा पढ़ी गई। अब पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक यहाँ पे करता है। अब किसके द्वारा पढ़ी गई, उसमें मेन काम क्या हुआ है उसका, पढ़ना। पढ़ना। तो वही हमारा कर्म वाच्य में आता है। इस वाक्य में जो है, इन सभी वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और इनमें भी क्या होता है, लिंग वचन ये हमारी क्रिया के हिसाब से आते हैं। ठीक है। मैं बोलूं पुस्तकें, या फिर एग्जाम्पल ले लो, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रही है, हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। या नहीं। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये भी गलत है। गलत है। तो कोई सा भी वाच्य हो, उसमें लिंग वचन जो है हमारे कर्ता के अनुसार ही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। डिपेंड करता है कि उसमें कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, तो वाच्य हमें उससे पता लगाना है। कोई डाउट? नहीं। अगला होता है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होगा, ये नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें हमें जो है, इसमें मुख्यतः क्या होता है, अकर्मक क्रिया प्रयोग होती है। अकर्मक क्रिया पता है क्या होती है? कर्म क्या होता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या होता है। अब तू तो कह रहा था तुझे क्रिया पता है, अकर्मक क्रिया नहीं पता।
क्या भैया दोबारा बता। अभी तूने कहा तुझे क्रिया पता है क्या होती है, हाँ मैंने। और अब तू कह रहे तुझे अकर्मक क्रिया नहीं पता क्या होती है। हम्म। कोई नहीं। इसमें बोला गया है कि इसमें जो है ना ही कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही हमारे कर्म की प्रधानता होती है, दोनों की कोई भी रोल इसमें मेनली नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस जो हम बोलते हैं इसमें भाव पता लगे। ठीक है, और इसका जो है मुख्यतः निषेधार्थक वाक्य भाववाच्य में प्रयोग। निषेधार्थक वाक्य क्या होते हैं ये भी नहीं पता होगा। निषेध का मतलब पता है? नहीं पता। कभी बोल भी दिया करो, पता है। इसका निषेध का नीचे जो मतलब होता आता है है, जहां पे ना की सेंस में कोई बात की जाए। क्लियर, मना करने की सेंस में बात की जाए वो निषेधार्थक वाक्य मेरे कहलाते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ूंगा। वो तो पढ़ता ही नहीं है। नहीं, इसमें पढ़ाई को मना कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए ये निषेध हो जाएगा। इसमें क्या होता है, क्रिया हमेशा पुल्लिंग अन्य पुरुष में और एक वचन में रहती है। क्लियर। जैसे पहला एग्जांपल हम देखें, लड़का पत्र लिखता है, इसमें ना ही हमें कर्ता की प्रधानता दिखाई गई, ना ही कर्म की प्रधानता दिखाई गई है। कहीं पे दिखाया गया कि इसमें कर्ता कुछ बड़ा काम कर रहा है, कर्म से कुछ बड़ा काम किया जा रहा है। नॉर्मल सा सेंटेंस है तो इसलिए भाववाच्य में आएगा। अगला सेंटेंस जैसे हम देखें, लड़कियां पत्र लिखती हैं, नॉर्मल से कोई काम हो रहा है, ना कर्ता की प्रधानता इसमें दिख रही, ना ही कर्म की इसमें प्रधानता दिख रही है। क्लियर, तो ये हमारे भाववाच्य में आएंगे। वाच्य क्लियर हुए, कर्तृ कर्म और भाववाच्य। कोई डाउट? यानी नो, कोई डाउट नहीं है। डाउट तो बाद में निकलेंगे तुम्हारे। अब वाच्य का परिवर्तन कैसे होता है? कत पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, तुम्हें बोला जाएगा कत्र वाच्य दिया होगा, तुम्हें बोला जाएगा इसको कर्म वाच्य में बनाओ। कर्म वाच्य दिया जाएगा, उसको बोलेगा भाव वाच्य में कत्र वाच्य बनाओ। तो इंटरचेंजिंग करना तुमसे पेपर में क्वेश्चन आएगा। तुमसे ये नहीं पूछेगा कौन सा वाच्य है, तुमसे बोला जाएगा कि इस वाच्य का परिवर्तन करो दूसरे वाच्य में। तो वो कैसे होता है, सबसे पहले हम देंगे कत्र वाच्य से कर्म वाच्य बनाना। वो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इसमें स्टेप है कि कत्रवाची क्रिया को भूतकाल में बदलना चाहिए। यानी भूतकाल तुम्हें पता है क्या होता है? भूतकाल पता है? भूतकाल भी नहीं पता। हाँ, ये ना तो बोल दो जी पता है नहीं पता। मेरी आवाज आ रही है? जो बीत चुका होता है। नींद में है क्या तू? आराम समय। से बोल ले। जो समय बीत चुका होता है। पास्ट टेंस इंग्लिश में बोले तो, आप अंग्रेज आदमी हो ना, आपको इंग्लिश में बताना पड़ता है पास्ट टेंस क्या होता है। अब समझ में आया पढ़ तो भूतकाल हिंदी किसे रहे। बोलते हैं? भूतकाल वो समय होता है जो बीत चुका होता है। तो यानी कि सबसे पहले कत्रवाची क्रिया को मुझे भूतकाल में बदलना पड़ेगा, जो चीज बीत चुकी है। पहला स्टेप ये होगा कर्मवाची में बदलने का। क्लियर। और कत्रवाची से कर्मवाची अगर मुझे बनाना है तो इनमें से, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो से जोड़ना पड़ेगा या के द्वारा जोड़ना पड़ेगा। ओके। क्लियर। 40 मिनट होने वाली मीटिंग को तो दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है ना? 10 मिनट बचे हैं अभी। भैया ब्रेक दे दो। दो ब्रेक। 40 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक है बस। क्या? 5 मिनट का ब्रेक ले लियो। दूसरी मीटिंग ज्वाइन। अभी ये टाइम है, 10 मिनट है, अभी पढ़ ले जब तक अपने आप एंड हो जाएगी। अच्छा। वो तो मैंने नहीं। क्या बोला, कत्रवाच्य से मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्मवाच्य में जाने के लिए पहला स्टेप उस सेंटेंस को मुझे भूतकाल में बदलना पड़ेगा। क्लियर। काल पुरुष वचन लिंग उसी हिसाब से मुझे परिवर्तित करने हैं। किस हिसाब से? अगर मैं भूतकाल में कर रहा हूँ तो लिंग वचन पुरुष मेरे भूतकाल में कैसे जाएंगे उसमें मुझे देखना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे इसमें जोड़ना पड़ता है क्या, या तो से मैं जोड़ूंगा सेंटेंस में या के द्वारा जोड़ूंगा। तीनों स्टेप क्लियर। अब एग्जाम्पल देके परिवर्तित करते हैं हम। जैसे पहला एग्जाम्पल है, श्यामा उपन्यास लिखती है। यहाँ पे ये कत्रवाच्य का एग्जाम्पल है। अब मैं इसको कर्मवाच्य में कैसे बनाऊंगा? क्या बोला मैंने, इसको पहले भूतकाल में बदलो और बीच में से या के द्वारा जोड़ दो। तो इसका क्या बनेगा, श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाता है। ये मेरा बन गया कर्मवाच्य। क्लियर। सेकंड क्लियर। एग्जाम्पल देखें। हाँ, किसने बोला कुछ?
क्लियर बोला, क्लियर। अच्छा ठीक है। सेकंड एग्जांपल में लिखा है कि श्यामा ने उपन्यास लिखा। ये भी सेम एग्जांपल है मगर कत्रवाच्य को दोनों ने अलग तरीके से लिखा है। तो इसमें क्या क्या करूंगा, श्यामा से उपन्यास लिखा गया। तो मैंने वही कहा ना कि पहले में देखो तुमने जो वचन या पुरुष वगैरह थे उसने उस हिसाब से चेंज किया, भूतकाल में परिवर्तित किया। सेकंड वाले में उस हिसाब से हमारे पुरुष लिंग या वचन परिवर्तित होंगे, मगर चीज क्या सेम रहेगी, से या के द्वारा मुझे ऐड करना ही करना है, उसके बिना मेरा कर्मवाच्य नहीं बनेगा। थर्ड में देखेंगे अगर हम, तो श्यामा उपन्यास लिखेगी, ये हमारा भविष्य काल में चला गया, ये कत्रवाच्य। तो भविष्य काल से मुझे फिर से कहाँ आना पड़ेगा, भूतकाल में आना पड़ेगा। तो वही मैं करूंगा। अब यहाँ पे इसने से के द्वारा उसने कहा है कुछ भी जोड़ सकते हैं, जोड़ने को तुम्हें जो सेंटेंस में ठीक लगे वो जोड़ना। तो कत्र से कर्म में जाने का स्टेप क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुझे अगर कत्र से भाववाच्य में जाना है तो वो कैसे जाएंगे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसमें हमें क्या करना है, क्रिया को अन्य पुरुष या एक वचन में रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि क्रिया को मैं क्या करूंगा, बोल बोल। अन्य पुरुष क्या होता है भैया? तेरा माइंड कुछ ज्यादा ही चलता है ना। अभी बताता हूँ मैं अन्य पुरुष क्या होता है, रुक जा तू। पहला स्टेप है, तू अभी ये सुन ले कि एक वचन में हमें अपनी क्रिया को रखना पड़ता है, अन्य पुरुष भूल जा अभी। क्लियर। सेकंड स्टेप में क्या करना है, कर्ता में करण कारक की विभक्ति लगानी है। अब कारक तुमने पढ़े होंगे नहीं, इतना मुझे ही पता है। कारक पढ़े हैं? कारक कितने, कहाँ पड़े कारक? क्या होता है कारक बताइए। क्या? कर्ता ने कर्म को कर्म से भैया संप्रदान के लिए। हाँ तो यही होता है कारक। तो इसने वही बोला है कि कर्ता में मैं करण कारक की विभक्ति लगाऊंगा। यानी करण कारक की विभक्ति क्या होती है, करण कारक में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है, द्विवचन। द्विवचन। संस्कृत पढ़ रहा है यहाँ पे तू। अरे नहीं, वो होती है वो द्वितीया। भैया शांत हो जा करण गुरु। से। करण से, सुन ले, द्विवचन द्वितीया सही लगता है। से। तो पहला स्टेप है एक वचन में रखना है क्रिया का, दूसरे में कर्ण कारक की विभक्ति लगनी है, तीसरा स्टेप है कि इसको सामान्य भूतकाल में ही रह के जो है उसके अनुरूप मुझे क्रिया को जोड़ना है, मतलब इसमें भूतकाल में ही रखना मुझे सेंटेंस को। क्लियर। अगला इसने बोला कि आवश्यकता अनुसार जहां पे मुझे जरूरत पड़े वहां पे निषेधक सूचक यानी कि नहीं का प्रयोग करना चाहिए, जहां पे भी मुझे जरूरत पड़ेगी। जो मैंने निषेधार्थक वाक्य बोले थे ना, वो चीज। जैसे पहला ओके। एग्जाम्पल है बच्चे नहीं दौड़ते, ये मेरा जो है कत्रवाच्य है, तो इसका भाववाच्य क्या बनेगा। बच्चे से दौड़ा नहीं जाता। हाँ तो सामने ही लिखा है वो तो। और कुछ पूछ लो फिर। मानव पढ़ाई नहीं करता, इसका बना। बना। अब पूछा बोलेगा नहीं। बोल बोल। मानव से पढ़ा नहीं जाता। हाँ, ये तूने सच बोला तू। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कि पक्षी नहीं दौड़ते, तो इसका वही बोला मैंने कि कर्ण विभक्ति यानी कि से जुड़ेगा, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, जो मैंने बोला निषेध सूचक, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां मुझे नहीं का प्रयोग करना है, अवश्य करना है। क्लियर। अगला एग्जांपल सेम वही है, बच्चा नहीं सोया, तो उसका क्या बनेगा, बच्चे से सोया नहीं जाता। कत्र से भाव समझ में आया। समझ में आया। हाँ भैया। अब अलंकार पे आते हैं, बातचीत वहां पे खत्म हो गई। क्लियर। क्लियर। अब अलंकार होते क्या हैं ये पता है। श्रृंगार करना शब्द है। तू कलाकार में शब्द डबल में कलाकार श्रृंगार है। करना। क्या क्या अरे क्या। पढ़ रखा है मैंने नाइन्थ में। शब्द में श्रृंगार करना। हाँ वही होगा कि शब्दों को जो है अच्छा दिखाने के लिए हम जो भी चीज उसमें ऐड करते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। जैसे महिलाएं लड़कियां जो हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अपना श्रृंगार करती है ना, मेकअप वगैरह। कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, चूना पत्थर जो भी पोतते हैं अपने मुंह पे, तो वही चीज है शब्दों में भी करनी होती है, तो वो अलंकार कहलाती है, क्योंकि उसके बिना शब्द भी जो है बेकार लगेंगे। जिस तरीके से कोई मेकअप के देखेगा ही बिना नहीं चीजें शब्दों को बेकार फिर। लगती है ना। भैया रोस्ट कर रहे हो क्या?
तो अलंकार हमारे दो तरीके के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तुम्हारे सिलेबस में खाली अर्थालंकार है, शब्दालंकार नहीं है। अर्थालंकार इतने सिलेबस में मैंने लिखवाया था। हाँ भैया, यस भाई। अलंकारी हूँ। ठीक है, तो शब्दालंकार को छोड़ो, पढ़ते हैं अर्थालंकार। तो अर्थालंकार हमारे क्या क्या होते हैं? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में क्या होता है कि जब भी किसी एक वस्तु के गुणों की तुलना, यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक की तुलना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से की जाती है, वहां पे मेरा उपमा अलंकार होता है। दोबारा बोल रहा हूँ कि जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से करता हूँ, तो वहां पे मेरा उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब इसका क्या मतलब हुआ? मखमल के झूले पे हाथी सा टीला आ गया। मतलब कुछ भी बोलेगा, मतलब जो मन में आ रहा है वो बोलेगा। टीला क्या होता है? टीला मतलब पता है? टीला मतलब जो चट्टान टाइप कोई चीज होती है, वो बोल रखा है इसमें। यानी कि मखमल का झूला है, मखमल मतलब गद्दे का झूला है, मगर उसका कंपैरिजन हाथी के चट्टान के टाइप से कर दिया। दो अलग अलग चीजों की तुलना कर दी, यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया। टाइम कम बचा है, 40 सेकंड। पता है भाई, दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। अब तो ब्रेक दे दो। उसके बाद अगला एग्जांपल है कि वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से, मतलब यहाँ पे जिंदगी का कंपैरिजन पानी से कर दिया। दो अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। जिंदगी और तेरी तो खराबी है, क्या करें। क्या ये मेरी मेरी जिंदगी में सवाल मत करो। दोबारा मीटिंग ज्वाइन करो और ऊपर आगे बढ़ते हैं। ओ नो। रिकॉर्डेड ओ। तो उपमा पढ़ लिया था हमने। उपमा में क्या पढ़ा था कि जहाँ पे एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वो हमारा उपमा अलंकार होता है। क्लियर? रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ पे दो व्यक्तियों या फिर दो अलग अलग चीजों में समानता दिखाने के लिए उन्हें एक ही दिखा दिया जाता है, उसे ही रूपक कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग वस्तुएं हैं या दो दो अलग अलग इंसान हैं, उनको मैं एक ही करके बता रहा हूँ, वो मेरा रूपक अलंकार होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, चरण कमल बंदो हरिराई। इसका मीनिंग क्या है? क्या समझ आ रहा है? कमल के चरण हैं वो बंदो ही रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाएगा। थैंक यू थैंक यू। बैठे बैठे कहाँ जाओ आगे। इसमें बोला गया है कि चरण का तुलना की गई, चरण की यानी कि पैरों की तुलना कमल से की गई है। यानी कि हरिराई यानी कि विष्णु जी के चरण की तुलना कमल से की गई, उनके चरण जो है। तो फिर शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया तू। नहीं भैया, रूप का लगा कर थोड़ा अच्छा लगेगा। आप बताओ ना। पहला क्या बोला था मैं? चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि चरण की तुलना, विष्णु जी के चरण की तुलना कमल किसे की गई कि उनके चरण जो है कमल के समान जो है। कमल ही बोला गया उनके चरण को कि इनके चरण कमल के समान या कमल ही है। यानी कि चरण और कमल दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग वस्तुएं हैं, मगर उनको यहाँ पे एक करके दिखाया गया है। तो ये रूपक अलंकार है। क्लियर? यस भैया। लिए ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है आय महंत वसंत। आय महंत वसंत, ये भी नहीं पता होगा मीनिंग इसका। आपको पता है महाराज जी? क्या वो नेटवर्क एरर आ गई क्या आपकी? आय महंत वसंत का मतलब है कि यहाँ पे साधु की तुलना जो है वसंत के समान की गई है। महंत मतलब होता है साधु, जो भी साधु होता है उसको महंत बोला गया। और वसंत, या वसंत तो पता ही होगा, वसंत ऋतु क्या होती है? पता है वसंत ऋतु? वो भी नहीं पता। बड़े टैलेंटेड बच्चे हो ना, तो मल्टी टैलेंटेड, क्या ही बोले तुम। वसंत ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्मी का मौसम। मानव आवाज आ रही है? मानव
भाई साहब जी कैमरा ओपन कर लो। तो रूपक अलंकार समझ में आया, आवाज आ उपमा में गई। क्या था? व्हाट इज बिहेवियर? व्हाट इज दिस बिहेवियर, बताऊं? भाई यार, उपमा में उपमा की जो तुलना की जाती है और रूपक दोनों चीजों को बराबर मेरी दिखा वॉइस प्रॉपर आ रही है सबको? जाता है। ठीक है। हाँ भैया, आवाज आ रही है। तो इसी की तरफ से नेटवर्क इशू है। तो रूपक समझ में आ गया ना पूजा? मेरा आवाज चल गया है। हाँ भैया, समझ में आ गया। एक बार डेफिनेशन बता दो रूपक की। डेफिनेशन ये है कि जब भी दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समानता दिखाने के लिए उन्हें एक ही बना दिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। बस सिंपल डेफिनेशन। ठीक है। ठीक है भैया। इसके बाद हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में क्या होता है, जब भी किसी वस्तु को या व्यक्ति को बड़ा चढ़ा कर उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हमारी मम्मियां होती है ना, जब बच्चों की तारीफ में बुराई करनी होती है तो बड़ा चढ़ा के करती हैं, वो अतिशयोक्ति अलंकार लगाती है हमारी डिटेल्स के ऊपर। ठीक है, वो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण होता है। तो अतिशयोक्ति का उदाहरण सबसे बड़ी मम्मियां ही देती है। क्लियर? तो जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। मम्मियों को भी ऐड करो जरा मीटिंग में। करो मम्मी को ऐड, करो तेरी मम्मी को ऐड। हाँ भैया, अतिशयोक्ति अलंकार वो होता है जिसमें बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जैसे है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यानी कि इसमें क्या बोला है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, आग लगी नहीं, फिर भी लंका भी जल गई और सारे के सारे निशाचर यानी कि राक्षस भी भाग गए। अब ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, आग बिना तो आग लगी लगे थी सारे भैया। के सारे। क्या? आग तो लगी थी पर। इसमें बड़ा चढ़ा के बोला गया ना भाई। अच्छा उनकी अच्छा, पूंछ तो ओके। जली नहीं थी ना, पूंछ कहाँ जली थी उनकी? सही बात है। तो वही बोला है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, बिना आग लगे ही सारी की सारी लंका भी जल गई और निशाचर यानी कि राक्षस भी भाग गए। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। तो अगर उदाहरण पूछा जाए तो यही लिख के आना है उदाहरण में। क्लियर? अपना ठीक है बना के भैया। नहीं लिख सकते कोई भी। मुझे पता है ना, तुम बना के कैसा लिखोगे मुझे पता नहीं है। अरे बढ़िया लिखेंगे भैया, क्या बात हाँ करो। हाँ, दो पेपर में देख रहा हूँ मैं कितना बढ़िया लिख के आ रही हूँ। अरे हिंदी का नहीं आया था पेपर, ठीक है, ओके। दूसरा उदाहरण यहाँ पे दे रखा है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। अब ये बड़ा चढ़ा के दिखा रखा है कि स्वर्ग से मिलने जा रही है। नगरी कभी स्वर्ग से मिलने जा सकती है? कोई शहर कभी स्वर्ग से मिलने जा सकता है? नहीं जा सकता। इसमें बोलने का जा सेंस ही बन सकता रहा है। है। जा सकता है। अच्छा, अरे कौन सा वहां नगर चले है जाओ सच ना। स्वर्ग, क्या बताइए? उत्तराखंड इज नोन एज देवभूमि ऑफ तो गॉड्स, यू स्वर्ग नो। में थोड़ी गया है, वो तो स्वर्ग है ना, कहा जाता है ना उसको। तो इसमें भी कहने है का भी, मतलब कहा यही। नहीं जाता। तू उत्तराखंड ही चले जा। ठीक है ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि जो है ये नगरी है, ये जो शहर है, ये गगन में यानी कि स्वर्ग के समान सुंदर बनता जा रहा है। तो इसको बड़ा चढ़ा के क्या बोल दिया गया? स्वर्ग में जा रहा है मिलने के लिए उससे। क्लियर? अतिशयोक्ति सिंपल सा है कि जब भी किसी वस्तु या व्यक्ति को बड़ा चढ़ा के उसका वर्णन किया जाए, डिटेल्स बताई जाए, वो अतिशयोक्ति अलंकार वहां पे यूज होता है। तीनों समझ में आए? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। हाँ भैया, समझ में आ गया। ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में हमारा क्या होता है कि जहाँ पे उपमेय या उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा होता है। समझ कुछ आया नहीं होगा, खाली रीड किया है मैंने, है ना, सर के ऊपर से गया ये। इसमें उपमेय उपमान क्या चीजें होती हैं? उपमेय मतलब जो काम कर रहा है, वही जैसे हमने पढ़ा था ना कर्ता कर्म, वही यहाँ पे उपमेय उपमान बता रखा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब भी उपमेय में उपमान की संभावना ठीक है। यानी कि हाँ बोल। नहीं, मैं तो ठीक है बोल रहा था। तो वही बोला है कि जैसे एग्जाम्पल के तो समझते हैं कि इसने बोला उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे हम कल्पना कर रहे हैं। कल्पना क्या करी उसके, कि उसके क्रोध की वजह से उसका तन कांपने लगा, ये तो रियलिटी है, गुस्से के मारे उसका बदन कांपने लगा। मगर यहाँ पे इमेजिनेशन क्या करी उसने, कल्पना क्या करी कि मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर, कि उसका क्रोध इस तरीके से निकला कि हवा के वेग यानी कि जो हवा की स्पीड थी उसकी वजह से सागर भी जाग गया, इतना उसका क्रोध निकलता है। यहाँ पे इमेजिनेशन कर ली हमने, उसके क्रोध की तुलना किसी और चीज की इमेजिनेशन से कर ली, वहां पे मेरा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर? किसी एक चीज की तुलना किसी इमेजिनेशन कल्पना से किए जाना उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। दूसरा उदाहरण सेम ऐसे देखो,
यो वीरवर अभिमन्यु तब शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। अभिमन्यु पता है ना कौन था? अरे अभिमन्यु कार्टून है। तू नहीं सुधरने वाला। कार्टून है तो क्या बोलूं मैं। अभिमन्यु कार्टून है? और क्या। पूछे तुम्हें पता है अभिमन्यु कौन था? भैया कार्टून मैं ही तो है। भाई नहीं पता। कार्टून ही तो है। अभिमन्यु तो जो था अर्जुन का पुत्र था। अर्जुन तो पता है ना कौन था? ऐसा ऐसा कैसे। तो वही बोला है कि अभिमन्यु जो था वो था तो वीर, मगर जब वो काल के समय आया, यानी कि जब उसकी मृत्यु आई इसके सामने, तब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जो है कोई सुंदर सुमन जो पड़ गया हो, यानी कि कोई सुंदर सा फूल जो है कांटों के जाल में फंस गया हो, ऐसा प्रतीत हुआ उस टाइम पे। मतलब हुआ क्या था, अभिमन्यु को चारों तरफ से जो उसके दुश्मन थे उनने घेर के मारा था। तो वही बोला है कि एक सुंदर सा फूल, यानी कि अभिमन्यु छोटा था उस टाइम पे, तो उसकी तुलना फूल से की गई इमेजिनेशन में, और कहा गया चारों तरफ से वो कंटको यानी कांटों के जाल के बीच में फंस गया था। रियलिटी की तुलना इमेजिनेशन से कर दी यहाँ पे। तो ये कौन सा हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर? यस क्लियर। भैया। ठीक है, तो अलंकार यहाँ पे भी खत्म। 4 अलंकार थे, उपमा, रूपा, गतिशोक्ति और उत्प्रेक्षा। चारों पता होना चाहिए क्या होते हैं। अब आता है पद परिचय हमारा। और कितने टॉपिक बचे भैया। तो शांति से बैठ जाना, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? अरे तभी तो पूछ रहा हूँ। मतलब बैठे बैठे से घर में बैठा फिर भी तेरे को दिक्कत है? हाँ नाच ले। मजा नहीं आ रहा है। गाने बजा दूं? बजा दो बजा दो मजा आ रहा है। डांस करो तू नौज करेगा लगे मेरा? भैया। डांस तू करो करेगा? नौज लगे। तो पद परिचय क्या होता है? जब भी मुझे, जैसे हम क्या करते हैं अपना परिचय बताने के लिए अपने बारे में जानकारी देते हैं ना, किसी भी उसका परिचय पूछते हैं तो उसकी जानकारी पूछते हैं एक तरीके से। तो उसी तरीके से हिंदी व्याकरण में किसी भी अगर मुझे शब्द के बारे में जानकारी चाहिए, तो उस शब्द के जो बारे में जानकारी, उसका परिचय लेने को ही हम पद परिचय के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन क्लियर हुई? भैया एक बार बता दो फिर से। जैसे हमें आपस में अपना परिचय जानने के लिए, नॉर्मल अपने बारे में डिटेल जानने के लिए उसके इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, नाम पता वगैरह सब पूछते हैं उसके बारे में। उसी तरीके से हिंदी व्याकरण में शब्दों के बारे में संबंध बताने के, संबंध क्या है शब्द के बीच में, क्या क्या संबंध है, उसको हम कहते हैं पद परिचय। यानी कि उस पद का, उस शब्द का परिचय कहलाना हमारा पद परिचय कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से अब ठीक हम है भैया। उसका पूरा परिचय ले लेते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें बता रखा है कि ये एग्जांपल है कि बता रखा है कि एक मनुष्य का जैसे हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, परिचय लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं हम अपना परिचय दे रहे हैं। जैसे टीचर भी कभी कभार पूछते हैं अपने परिचय दो। उसी प्रकार पदों का परिचय देना शब्द में या फिर किसी भी कविता में जो पद होते हैं, हमने सूरदास के पद पढ़े हैं, राम लक्ष्मण माई परशुराम सेल्फ होता संवाद है क्या पढ़ा है। भैया। क्या? माई सेल्फ होता है क्या। हाँ, ये हिंदी व्याकरण में शब्दों का माई सेल्फ है, ये समझ लो बस। क्लियर? तो अब हमारे शब्द 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरा संज्ञा। मतलब अब मुझे अगर ये उसका हूँ मैं। पद परिचय बताना है तो उसमें मुझे क्या क्या चीजें बतानी पड़ेंगी वो देख रहे हैं हम। पहले बताना पड़ेगा संज्ञा किस तरीके की है, संज्ञा में वो कौन सा भेद है, वो किस तरीके की संज्ञा बताना है, लिंग कौन सा यूज हो रहा है उसमें, वचन कौन सा है, कारक क्रिया और जो भी इसके अलावा शब्दों से उसका संबंध है। पहले पे संज्ञा है, दूसरे पे आता सर्वनाम। सेम वही चीजें यहाँ पे फॉलो होंगी, भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया। क्लियर? पहला संज्ञा दूसरा सर्वनाम, ऑर्डर में याद रखना है। पहला संज्ञा दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा पार्ट ऑफ संबंध स्पीच है बोधक। क्या भैया ये। हाँ भाई समझ ले एक तरीके से। ठीक है ना? ये अभी आंटी जब कौन मैं है। खत्म कर, फिर बोल रहा है बीच में, मेरे को खत्म करने दे, फिर डाउट जो हो वो क्लियर कर लियो। पहला मैंने बोला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक और आठवां विस्मयादि बोधक। क्लियर? आठवां समझ में आया? आठों में क्या क्या हमें चीजें बतानी है, दोबारा से ऑर्डर में बताओ। पहले नंबर पे क्या था? संज्ञा सर्वनाम क्रिया मैंने अभी विशेषण। पहला नंबर पूछा है भाई। संज्ञा दूसरे पे क्या था? सर्वनाम। सर्वनाम तीसरे पे क्या था? क्रिया क्रिया। चौथे पे विशेषण। विशेषण। पांचवे पे? भैया थोड़ा पीछे करना स्लाइड। पांचवे पे था क्रिया विशेषण। क्लियर? छठे में क्रिया संबंध विशेषण बोधक, सातवें में समुच्चय बोधक और समुच्चय आठवें में विस्मयादि बोधक। इसमें आदि बोधक आंटी वाला। ठीक है, ये आठवें हैं।
अब संज्ञा का अगर मुझे पद परिचय देना है तो किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है वो बताना है। सबसे पहले मुझे संज्ञा का भेद बताना पड़ेगा कि संज्ञा किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, वो मुझे बताना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद उस संज्ञा में लिंग किस तरीके का प्रयुक्त हुआ है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, वो बताना पड़ेगा। दोनों समझ में आया। पहले मुझे क्या बताना है, संज्ञा का भेद, दूसरे पे उसका लिंग बताना है, तीसरे पे वचन बताना है कि वो एक वचन भेद है लिंग वचन या कारक बहु क्रिया, क्या भेद लिंग वचन कारक क्रिया बताने हैं। तीसरे पे वचन है, चौथे पे कारक किस प्रकार का प्रयोग हो रहा है, उसमें कारक की कौन सी विभक्ति प्रयोग हो रही है वो बताना है। इसके बाद लास्ट में मुझे क्रिया के साथ उसका किस प्रकार संबंध है वो बताना है। क्लियर। जैसे उदाहरण दिया गया, अपूर्वा पत्र लिखती है, ये एक मेरा सेंटेंस है, वाक्य है। अब इसमें बताना पड़ेगा मुझे अपूर्व व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम है। उसके बाद ये स्त्रीलिंग है, लिंग बता दिया मैंने उसका, एक वचन में है, वचन स्त्रीलिंग है, बता दिया। क्या चीज, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। दिख रहा है स्त्रीलिंग है, फोटो भी दिख रही है भाई। अच्छा ये क्या पूर्व, स्त्रीलिंग है, वचन पता लग गया मुझे, एक वचन में है। कारक ये करता है, क्योंकि कर्ता पे जोर दिया कि काम करता ही कर रहा है, या पूर्वा काम कर रही है, तो वो कर्ता कारक होगा। ठीक है। और लिखती है, ये क्रिया का कर्ता हो गया। अब जैसे इसमें अगला सेंटेंस है पत्र, तो पत्र मेरा जातिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक समझ में आया ना कैसे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस जातिवाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा होती है जिसमें मुझे किसी की एक जाति स्पेसिफाई करनी होती है। जैसे मैं बोलूँ जानवर, जानवर में बहुत सारे जानवर आ सकते जानवर, हैं। हाँ ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ मानव, मानव में हर तरीके के मानव आते हैं। हाँ, इलॉन मस्क, एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, है ना। हाँ। मानव इंटेलिजेंट भी होते हैं, मानव बेवकूफ भी होते हैं। इंटेलिजेंट वाले बहुत रेयर होते हैं, जैसे कि मैं। तो जातिवाचक संज्ञा समझ में आई कि मुझे किसी कैटेगरी के बारे में बताना होता है। ठीक है। तो पत्र मेरी जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद ये पुल्लिंग होगा, पत्र को पुल्लिंग में लेके चलते हैं, स्त्रीलिंग तो होगा नहीं। ठीक है। उसके बाद ये एक वचन में है, कर्म कारक है, क्योंकि काम हो रहा है पत्र पे, तो ये कर्म कारक में आएगा। क्लियर। ऐसे क्लियर। संज्ञा के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद सर्वनाम का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है वो देखते हैं। तो सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए सबसे पहले सर्वनाम के भेद बताएंगे, किस प्रकार का भेद है वो सर्वनाम, किस प्रकार का सर्वनाम है। दूसरे पे लिंग, सेम वही, तीसरे में वचन, चौथे में कारक और पांचवें में क्रिया के साथ संबंध। फॉर्मेट वही रहेगा हर चीज में। भेद बताने हैं, लिंग, वचन, कारक और क्रिया। उदाहरण इसमें दे रखा है कि गोलू ने उसे बहुत मारा, ये उदाहरण है। गोलू बहुत मारता है, तो गोलू को देखना पड़ेगा। तो इसमें यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम मेरा पुरुषवाचक है, क्योंकि इसमें किसी ह्यूमन की बात की गई तो सर्वनाम पुरुषवाचक होगा। भैया और ये अन्य पुरुष क्या होता है वो तो बताओ। अन्य पुरुष, जैसे यहाँ पे ना गोलू ने उससे बहुत मारा, उसे किसे मारा मुझे नहीं पता, ये अन्य पुरुष हो सकता है कोई भी। उसे उसे हो सकता है ना अन्य पुरुष। हाँ, उसे होगा अन्य पुरुष। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि ये बात में उसे के बारे में, उसे मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम ही है। और ये अन्य पुरुष में आ रहा है, उभय लिंग है। उभय लिंग, उभय लिंग क्या होता है। क्या उबाले कहाँ लिखा है? तो शांत रहा, तू बोला मत कर बीच में। उभयलिंग, ओके, उभयलिंग। उभय लिंग होता है क्योंकि अब इसमें तुम सेंटेंस पढ़ो, तुम्हें किससे मारा उसके बाद जेंडर के बारे में मुझे पता नहीं लग रहा है ना। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। अब ये मत कह दी फोटो में दिख रहा है, फोटो को छोड़। अगर लड़की हुई तो गोलू तो गया जेल में। भाई लड़का होगा तब भी जेल में जाएगा। अब हर चीज में तो लड़कियों को लेके आता है बीच में। जस्टिस फॉर बॉयज, वी वांट जस्टिस। उभय लिंग इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे जेंडर क्लैरिफाई नहीं है कि जेंडर किस प्रकार का, तो वहाँ उभय लिंग लिखते हैं। क्लियर। उसके बाद एक वचन में है मेरा ये, कर्म कारक है क्योंकि काम हुआ है इस पे, मारने का काम हुआ है उस पे, उसे मारा है ना, तो काम इस पे हुआ है। कर्म कारक हुआ है। क्लियर। क्लियर। ठीक है। अगला जैसा एग्जांपल देखिए, मेगा और हम मेला देखने गए। अब यहाँ पे मुझे हम का जो है सर्वनाम हम है मेरा, तो अब हम का मुझे पद परिचय देना है। तो हम मेरा हम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और ये उत्तम पुरुष होगा। पुरुष, पुरुष क्यों होगा भैया? उत्तम पुरुष होगा भाई, उत्तम पुरुष। उत्तम क्या होता है ये? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष में मैं तुम आता है। हम आवाम वयम, अच्छा ठीक है।
समझ गए आप? उत्तम पुरुष में क्या होगा? यस। उत्तम पुरुष में हम वह मतलब ज्यादा लोग होंगे उत्तम पुरुष में आएंगे। दूसरा इसमें क्या है, ये पुरुष, ये पुल्लिंग होगा। इसके बाद ये बहुवचन, क्योंकि हम है बहुत ज्यादा लोग हैं तो बहुवचन आएगा ये। कर्ता कारक है क्योंकि देखने गए हैं, हम देखने गए हैं तो हम क्या हो गए, हम कर्ता हो गए ना, तो इसलिए कर्ता कारक यहाँ पे आएगा। सर्वनाम का पद परिचय क्लियर। अब हम देखते हैं विशेषण का पद परिचय। सेम वही चीज, भेद, लिंग, वचन कारक और विशेष्य लास्ट में आता है। उदाहरण जैसे उसमें दिया है कि निशा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। आप फोटो को देख ले ध्यान से, भेज दूंगा, फोटो भेज दूंगा, चिंता मत कर। तो अब इसमें अरे 10वीं नहीं चाहिए 10वीं ऐसी फोटो रखता हूँ। क्या कह रहा है, ऐसी फोटो तो बतेरी बनी है मेरे पास। अरे नहीं, ऐसी फोटो नहीं रखता मैं, बहुत लो क्वालिटी है। तो हाई क्वालिटी की रखता है। अरे नहीं चाहिए फोटो, हिंदी पढ़ रहा हूँ, हिंदी पढ़ने। तो यहाँ पे 10वीं कक्षा का मुझे बोले तो 10वीं कक्षा का मुझे पद परिचय बताया, तो 10वीं मेरी संख्या वाचक विशेषण की संख्या बता रखी है। ठीक है। निश्चित संख्यावाचक है, मुझे एक निश्चित संख्या बता रखी है, तो ये निश्चित संख्यावाचक में आएगा। उसके बाद ये स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, और ये अधिकरण कारक है। अधिकरण क्यों है वो पता है ना? क्योंकि आंशिक। अधिकरण कारक की विभक्ति में होती है, में 10वीं कक्षा में पढ़ती है, तो में आ गया ना, तो अधिकरण कारक होगा यहाँ पे। क्लियर? तो ऐसे विशेषण के पद परिचय बताने हैं। दूसरा एग्जाम्पल सेम वही बता रखा है कि यह पुस्तक अप्पू की है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। मुंह बंद रख ले बना, मैंने तो खोला ही नहीं मुंह। दिख रहा है मगर मुझे। तो वही ये सार्वनामिक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और पुस्तक, हाथ हटा ले, पुस्तक का विशेषण से बता रखा है। तीसरा है कि अथर्व एक बहुत शैतान लड़का है, मानव की तरह, तो इसमें होगा बहुत प्रविशेषण है, बहुत मेरे एक यू नो आई एम फेमस। ये बच्चा क्या था? हाँ ये बच्चा था। प्रविशेषण है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। अब तो कर लोगे पद परिचय देना, कुछ मुश्किल बात तो नहीं लग रही अब? कुछ मुश्किल नहीं है सबके। सब आसान है, बस पेपर में ही सब मुश्किल लगता है ना, पेपर ही तुम्हारे सबसे खराब आता है। अगला है सिंगल क्रिया सीट का पद टॉपिक। परिचय कैसे देना है, तो क्रिया का सेम वही चीज, भेद, लिंग, वचन, धातु, काल और कर्ता। जैसे पहला है स्निग्धा निबंध लिखती है। ठीक है। इसमें अब मुझे क्या लिखने का बताना है कि लिखना जो है सकर्मक क्रिया है। सकर्मक कर्म क्रिया पता है ना? नहीं पता। अच्छा। सकर्मक क्रिया होती है जिसमें मुझे जो है काम के बारे में डिटेल में बताई गई, वो काम जो भी हो रहा है वो कैसा, क्रिया कैसे हो रही है। जैसे अगर मैं बोल दूं स्निग्धा लिखती है, अब क्या लिखती है मुझे नहीं पता ना क्या लिखती है, तो ये अकर्मक होगी। सकर्मक में ये वाला होगा कि ये जो है स्निग्धा निबंध लिखती है, लिखती है मगर क्या, निबंध लिखती है, तो वो सकर्मक है, जैसे मुझे क्रिया के बारे में पता हो। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि घोड़ा दौड़ता है, और एक मैंने बोल दिया घोड़ा तेज दौड़ता है, दोनों में अकर्मक सकर्मक क्या होगी? अकर्मक होगा, घोड़ा दौड़ता है। और सकर्मक घोड़ा तेज दौड़ता है। क्लियर हुआ सकर्मक कर्मक क्या होता है? हाँ, तो ये वाली जो पद परिचय में हमारा है कि लिखना जो है हमारा सकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, लिख धातु का प्रयोग हुआ है, वर्तमान काल में है, ये सब लिखना है, इसमें काल भी लिखना है इसमें। क्या कह रहा है? वर्तमान आंखों का धोखा है। वो आज मैं धोखा ही निकालूंगा तेरा। दूसरा एग्जाम्पल है कि बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। ठीक है, इसमें जाते हैं का मुझे निकालना, तो यह अकर्मक क्रिया है। कैसे जाते हैं, कब जाते हैं, क्यों जाते हैं, वो नहीं मुझे डिटेल दी गई, तो यह अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। उसके बाद पुलिंग हो गई है, ऐसे ही कैसे। बहुवचन में है, वर्तमान काल में है, तो ये हमारा क्रिया का पद परिचय हो गया। इज दिस क्लियर? ऑल क्लियर। ऑल क्लियर? ब्रेन वॉश। ऑल क्लियर मैंने दो तरीके के बताए थे, कौन सा वाला ऑल क्लियर है? इनटू द ब्रेन। हाँ, आउट ऑफ द ब्रेन ना हो जाए। सेम इसी प्रकार क्रिया विशेषण का मुझे बताना है। जैसे उदाहरण है कि रोज सवेरे उदाहरण का इसमें उदाहरण नहीं लिखा। हाँ उदाहरण है, नीचे लिखा कि वीणा रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, मुझे इसमें रोज का बताना है एक तो,
ठीक है। रोज मेरा क्या होगा, रोज सवेरे का क्रिया विशेषण बताना है। इससे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण बताना, काल किस प्रकार का है। उसी प्रकार धीरे धीरे में मुझे क्रिया विशेषण बतानी है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब तुम्हें ना ये होमवर्क तुम्हारा है कि आज शाम तक तुम्हें सबके भेद पता होने चाहिए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और क्रिया विशेषण, सबके भेद पता होने चाहिए विद एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है ना। सब सुनाई दे रहा है, सुनने वालों की कभी नहीं है यहाँ पे, सुनाने वालों की भी कभी नहीं है। वो तो मैं हुई, कमी मैं पूरी कर देता हूँ, चिंता मत कर दो। ओके, आपका काम सलाह हो गया। सलाखों पे या सर आंखों पे। सर आंखों पे हाँ बस। बोला ना सही। हिंदी पढ़ रहा है और हिंदी गलत बोल रहा है। तो इसमें अब ये सबसे पहले भाई समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक क्या होता है, योजक चिन्ह जो हम पढ़ते हैं, योजक चिन्ह पता है। नहीं पता, नहीं पता, तो देवजानी। तो शांत नहीं रहेगा, मेरे को ये बता पहले तो। ये क्या एग्जाम्पल है। उदाहरण है देवजानी और श्रेयांश भाई बहन। अब यहाँ पे और मेरा समुच्चय बोधक है क्योंकि दो शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो समुच्चय बोधक वही होते हैं जो मेरे किसी दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, मेरे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है। जैसे सभी लड़कियां खाती हैं जबकि पल्लवी बचाती है। ये वो है ना, कंजंक्शन। हाँ कंजक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है। दूसरा उदाहरण है सभी लड़कियां खाती हैं जबकि पल्लवी बचाती है, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक क्या होगा, जोड़ कौन रहा है दो शब्दों को, जबकि। जबकि। तो ये समुच्चय बोधक होते हैं हमारे। ठीक है, इसमें कुछ ना समझने वाली चीज नहीं है। उसके बाद आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है, जो मुझे किसी की चीज के बारे में संबंध बता रहा है। कि हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है, तो विद्यालय और खेल के मैदान के बीच में संबंध बताया ना, तो ये संबंध कौन बता रहा है, के पीछे। पीछे, के पीछे। ठीक है, तो ये संबंध बोधक होगा। इसी प्रकार अगला है कि चोट के कारण दिव्या सो भी नहीं पा रही। अब दिव्या सो क्यों नहीं कॉमन। पा रही। दिव्या दिव्या अपनी रावण की ऐसी दशहरे में छोड़ के आ जाता। रावण का कमबैक आएगा भैया, देख लेना एक मिनट। रावण कम बैक नहीं आएगा, दशहरा कम बैक आएगा भाई। तो संबंध बोधक समझ में आ गया। फिर देख तेरे को बनाऊं मैं रावण 2.0 बनाऊं। समझ आएगा भैया। अगला होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है, जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े हैं ना इंग्लिश में। हाँ तो हाँ वही पढ़े यहाँ पे हैं। जो है विस्मयादि बोधक सेंटेंस होंगे, जैसे शाबाश बिट्टू ने तो कमाल कर दिया, वही एक्सक्लेमेटरी मार्क जहाँ पे लगते हैं वो हमारे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। ठीक है। वाह, बिट्टू तो मच्छरों से खेल रहा है। और तू अपनी जिंदगी से खेल रहा है, पता है तुझे। जिंदगी आगे फिर। ओ नो। दूसरा एग्जाम्पल है कि हाय बाढ़ ने तो सब कुछ डुबो दिया, जो उत्तराखंड हिमाचल पंजाब में होता है, वही उदाहरण लेके चले इसे। हाय हाय, छी छी छी, क्या हो गया। तेरे को देख के मेरा ये करने का मन करता है, पता है तुझे। अगला है मेरा क्या रचना के सुंदर आधार फूलों पर। का। रचना के आधार पर वाक्य भेद भी आ रहे हैं तुम्हारे। आ रहे हैं भैया, ब्रेक दे दो भाई, हाँ 20 मिनट बच्चे, बस ब्रेक दे दो। लास्ट टॉपिक है, खत्म होने वाला है, पढ़ ले। लास्ट ये मजा आ गया। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। सरल वाक्य क्या होते हैं, जिनमें एक ही मुख्य क्रिया की जा रही हो, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य बोला जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मोहन जा रहा है, राम खा रहा है, तो इसमें कर्ता जो है मोहन और राम है और जा रहा खा रहा क्रिया है। क्योंकि इनमें एक ही कर्ता और क्रिया है, इसलिए सरल वाक्य होंगे। जहां पे कर्ता एक ही हो वो मेरी सरल क्रिया होती है। क्लियर, सरल वाक्य होते हैं। तो ये मतलब जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस हमारे सरल वाक्य होते हैं। ठीक है। उसके बाद संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जहां पे दो या दो से अधिक उपवाक्यों को कोई योजक चिन्ह जोड़ते हैं, यानी कंजक्शन से जुड़े होते हैं, वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मोहन ने अपना काम किया और घर जाने लगा। अब और इसमें है इसमें और आ रहा है, और इसमें एक डिफरेंस ये भी है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। कि मोहन ने अपना काम किया और घर जाने लगा, घर जाना और काम करना अलग चीज है, डिपेंड नहीं है दोनों एक दूसरे पे। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल होगा। दूसरा, राम ने बहुत मेहनत की इसलिए वह परीक्षा में प्रथम आया। ये भी संयुक्त वाक्य होगा तुम्हारा। तो सरल वाक्य संयुक्त वाक्य कोई मुश्किल नहीं है, खाली सरल में सिंपल सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में कंजक्शन यानी कि योजक चिन्ह अगर हम जोड़ दें वो हमारा संयुक्त वाक्य बन जाता है, और ये एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। क्लियर हुए दोनों। एकदम क्लियर। क्लियर हो गए ना पाकिस्तानी।
अगला है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जहां पे एक से ज्यादा उपवाक्य से भैया रचना मिश्र वाक्य हैक हो गया, ग्लिच हो गया। मैं तेरे को क्लास से एग्जिट करा दूंगा। जिसमें एक हमारा जो है एक वाक्य हमारा प्रधान हो तथा उस वाक्य पे दूसरा वाक्य मेरा आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वह जाए, वह तो जाएगा पर मैं नहीं जाऊंगा। एक दोनों पे दूसरे आश्रित है कि वो जाएगा मगर मैं नहीं जाऊंगा। इसमें क्या सेंटेंस जुड़ते हैं, मगर जुड़ता है, की जुड़ता है। समझ में आ रहा है क्या हुआ मिश्र वाक्य, क्या बोला मैंने? बोला आपने। मिश्र वाक्य मैंने बोला जब भी कोई एक से ज्यादा योजक चिन्ह या फिर अलग अलग जो है शब्द जोड़ते हैं और इसके अलावा वो एक दूसरे पे आश्रित यानी कि डिपेंड होते हैं, वहां पे जो है मेरा मिश्र वाक्य होता है। अब जैसे हमने वाच्य में पढ़ा था ना कि वाच्य का रूपांतरण यानी कन्वर्जन आता है पेपर में, सेम उसी तरीके से यहाँ पे रचना के आधार वाक्य भेद में भी तुम्हारा रूपांतरण ही आएगा कि तुम्हें एक से दूसरे में बदलना होगा। अब इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि सबसे पहले तो कि जो भी तुम्हारा मीनिंग निकल रहा है, सरल में हो, मिश्र में हो, भाव वो सरल में, संयुक्त या मिश्र, तीनों में तुम्हारे उसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मीनिंग सेम लगना चाहिए सबका। ठीक है। अगर मुझे सरल से संयुक्त वाक्य बनाना है तो उसमें हम जो है वाक्य में इसलिए या फिर और जैसे योजक चिन्ह लगाते हैं, या तो इसलिए लगाएंगे या फिर और लगाएंगे सरल से संयुक्त जाने में। क्लियर? ठीक है। सेकंड में क्या होता है, सरल से अगर मुझे मिश्र बनाना है तो फिर हमें पहचान करनी होती है कि कौन सा वाक्य प्रधान है और कौन सा उस पर आश्रित है, कौन सा उस पर जो है डिपेंड है, ये हमें पहले पता करना होता है सरल से मिश्र जाने में। क्लियर? अब आश्रित उपवाक्य जो है ज्यादातर इसमें हम लगाते हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि जब, जो, यदि, जिसने, जहां, जैसे, ये जो है इनसे शुरू होते हैं हमारे जो आश्रित वाक्य होते हैं, यानी कि जो वाक्य किसी पे डिपेंड है उनसे पहले हम ये शब्द लगाते हैं। ये सारे शब्द याद होने चाहिए कौन से लगाने हैं। अगर मुझे संयुक्त वाक्य को साधारण में बदलना है तो सबसे पहले मुझे योजक चिन्ह को हटाना होगा, यानी कि अगर मुझे संयुक्त से सरल में जाने तो मुझे और या फिर इसलिए को हटाना पड़ेगा तभी मैं सरल में पहुंच सकता हूँ। क्लियर? तीनों समझ में कन्वर्जन कैसे होगा, सरल से संयुक्त का, सरल से मिश्र का और संयुक्त से सरल का। चौथा है कि मिश्र वाक्यों को अगर मुझे साधारण में बदलना है तो पहले तो इन्हें दो सरल वाक्यों में बदलना पड़ेगा, पहले इनको अलग अलग करना पड़ेगा मिश्र से सरल में जाने के लिए। ठीक है। और अगर मुझे संयुक्त से मिश्र में जाना है तो योजक चिन्ह हटा के दो अलग अलग सेंटेंस बनाने हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि संयुक्त हमने पढ़ा है वो डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे में, बल्कि मिश्र होता है डिपेंडेंट। क्लियर? अब जैसे सरल वाक्य मेरा एक है कि बारिश होते ही मेढक आवाज करने लगे, सरल वाक्य है। अब मुझे जैसे संयुक्त में बनाना है तो कैसे बोलूंगा, बारिश बारिश शुरू हुई और मेढक आवाज करने लगे, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, बस में मैंने और जोड़ दिया। भैया यहाँ तो हुआ लिखा है। क्या भाई, टाइपिंग एरर हो सकती है। ऊपर। बारिश शुरू हुई और मेढक आवाज करने लगी, उसके बाद मिश्र वाक्य में आएगा जैसे ही बारिश शुरू होने लगी वैसे ही मेढक आवाज करने लगे, मिश्र वाक्य है, क्योंकि हमने पढ़ा जैसे वैसे जूकी चौकी वो सब लगता है उसमें। क्लियर? क्लियर। सारे टॉपिक क्लियर हो गए हमारे। आप कोई डाउट किसी को? नहीं भैया बस स्लाइड भेज देना। अरे बाप रे 75।